धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, आज 12 पड़ा सरना धर्म प्रार्थना सभा में उपस्थित आप सभा मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं युवा शक्ति, आप सबको मेरा सेवा जोहार। साथियों, सबसे पहले जिन जिन मूल निवासी महापुरुषों ने इस मूल निवासी बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए जिन्होंने अपनी जवानी और जिंदगी लगा दी, उन सभी मूल निवासी महापुरुषों को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। और पिछले 26 तारीख से आपके झारखंड का दौरा चल रहा है। अलग अलग जगह पर मीटिंग्स, अलग अलग जगह पर लोगों से संवाद एवं जहाँ जहाँ सरना प्रार्थना सभा हो रही है, वहाँ पर भी हम लोगों को बुलाया जा रहा है और अपनी बात रखने का हमें मौका दे रहे हैं। उन सभी सरना प्रार्थना सभाओं का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और ये सरना प्रार्थना सभा है, धार्मिक सभा है, और इस धार्मिक सभा में सामाजिक प्रबोधन का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए आप सबका सबसे पहले अभिनंदन। साथियों, झारखंड में ही नहीं तो पूरे देश भर में आदिवासी यह मांग कर रहे हैं कि उनको धर्म कोड कॉलम दिया जा रहा है। और ये मांग अभी से नहीं तो बहुत सालों से ये मांग चल रही है कि जो इस देश में जिसकी संख्या आज वर्तमान में करीबन मिनिमम 13 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ है, जो इस देश के प्रथम नागरिक है, मूल निवासी है। पूरे भारत में आदिवासी निवास करते हैं और जिनको केंद्र में 7.5% ये जो आंकड़ा बताया जाता है, ये आंकड़ा 1931 के जनगणना का आंकड़ा है। अगर वास्तविक रूप से अगर जाति आधारित गिनती अगर की जाए तो इस देश में आदिवासी करीबन 10 या 11% हो सकता है, करीबन मिनिमम 10 या 11% हो सकता है। ये तमाम आदिवासी पूरे देश भर में एक आवाज उठा रहे हैं कि हमको धर्म कोड कॉलम दिया जाए, ताकि हम जिस धर्म को मानते हैं, पिछले जनगणना के अनुसार आदिवासी करीबन पूरे देश भर में 82 धर्म को मानते हैं, 82 धर्म लिखते हैं। मतलब ब्राह्मण धर्म को छोड़कर 82 धर्म को मानते हैं। और ये 82 धर्म जो है ये प्राकृतिक पूजक है, आकृति पूजक नहीं है, ये प्राकृतिक पूजक है। और इनकी एक ही मांग है कि हमें धर्म कोड कॉलम दिया जाए। लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार इतनी जनसंख्या
जिस मूल निवासी समाज की है, आदिवासी समाज की है, आखिरकार उनको धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए इस देश की व्यवस्था समझना जरूरी है। अगर व्यवस्था आप लोगों को समझ में आई तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हम लोगों को धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहुत खास बात इस मौके पर मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि हम लोग धर्म कोड कॉलम मांग रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस देश का जो शासक है, जो संख्या में अल्पसंख्य है, जिसकी संख्या 3.5% है, जो ब्राह्मण है, वो आखिरकार हम लोगों को धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं देना चाहता। इसके पीछे इसकी क्या रणनीति है, क्या षड्यंत्र है, क्या सोच है, इस सोच को समझना बहुत जरूरी है। और इस तथ्य को आप लोगों के सामने रखने के पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को सीधा षड्यंत्र समझ में आए। अगर मैं कह रहा हूं इस देश का शासक 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण है, तो निश्चित रूप से वो कैसे है ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों, आप लोगों को इस व्यवस्था को समझना जरूरी है। भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक समाज व्यवस्था है और एक शासन व्यवस्था है, जिनको आप लोग सत्ता व्यवस्था कहते हो। समाज व्यवस्था में क्या है? तो समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्री दासता है, अछूत है, आदिवासियों का अलगीकरण है, धर्म सुरक्षित है। यह है समाज व्यवस्था जिसमें हम 24 घंटे जीते हैं। ये समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई है, जिसमें हम लोग 24 घंटे जीते हैं। वो समाज व्यवस्था की बात कर रहा हूं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दासता, छूत, आदिवासियों का अलगीकरण, धर्म सुरक्षित। आखिरकार धर्म कोड कॉलम हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? वो समझने के लिए थोड़ा इतिहास तो जानना पड़ेगा। दूसरी जो व्यवस्था है वो है शासन व्यवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं सत्ता व्यवस्था। शासन व्यवस्था का मतलब है ये देश चलाने की यंत्रणा, जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। क्या है देश चलाने की यंत्रणा? ये देखिए, लोकतंत्र के 4 पिलर है। एक है विधेयपालिका, जहां पे आप विधायक और सांसद चुनकर भेजते हो, जो कानून बनाते हैं उसे कहते हैं विधेयपालिका। दूसरा है कार्यपालिका, मतलब विधेयक पालिका में जो विधेयक बनते हैं उसकी अमल बचाने के लिए कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका में आईएएस अधिकारी होते हैं, जो जिला का कलेक्टर और जिला परिषद का सीओ होता है, ये कार्यपालिका। तीसरी व्यवस्था है न्यायपालिका, मतलब सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और चौथी व्यवस्था है, मतलब चौथा पिलर है, वो है मीडिया। ये लोकतंत्र के 4 पिलर है, मतलब विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार प्रसार माध्यम। भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक है समाज व्यवस्था और दूसरी है शासन व्यवस्था। फिर से बीच बीच में मैं दोहराते जाऊंगा कि आखिरकार धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं मिल रहा है। अब ये दोनों व्यवस्था किन लोगों के नियंत्रण में है, ये बगैर जाने बगैर आपके सवालों का जवाब मिलने वाला नहीं है। यह है वर्ण व्यवस्था। समाज व्यवस्था में 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम लोग
आदिवासी लोग वर्ण व्यवस्था में भी नहीं थे। ब्राह्मणों ने हमको वर्ण व्यवस्था में लेना भी उचित नहीं समझा। हम वर्ण बाह्य लोग थे और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को 100% रिजर्वेशन, क्षत्रियों को 80% रिजर्वेशन और वैश्यों को 7% रिजर्वेशन। लेकिन जो शूद्र था, जिनको हम लोग पिछड़ा कहते हैं, उनको कम से कम 60, 40, 20, 10 देना चाहिए था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में उनको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं था। एक ही रिजर्वेशन था, ऊपर के 3 ही लोगों की व्यवस्था करना, सेवा करना। ये वर्ण व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई। दूसरा है जाति व्यवस्था। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है। ब्राह्मणों ने प्रचार किया, जाति किसने बनाई? ब्राह्मणों ने कहा जाति भगवान ने बनाई। मेरा सवाल है आप लोगों को, अगर भगवान ने जाति बनाई तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? इंग्लैंड में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? दुनिया के जो डेवलपमेंट कंट्री है, यूरोप कंट्री, वहां पर जाति क्यों नहीं है? क्या सारे भगवान को भारत में ही पैदा किए जो भारत में जातियां निर्माण की? साला विदेश में जाति ही नहीं। और भारत में एक जाति नहीं, आदिवासियों में 801 जाति है, शेड्यूल कास्ट में 1703 जातियां हैं, ओबीसी में मंडल आयोग के अनुसार 3743 जातियां हैं। और कुछ जातियां इससे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, SC ST OBC से धर्म परिवर्तित लोगों में, मतलब माइनॉरिटी में वो जातियां चली गई। ऐसे भारत में हम SC ST OBC माइनॉरिटी में 6500 जातियां है। जो बात मैं बता रहा हूं कि आखिरकार हमको धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसलिए ये समाज व्यवस्था समझना जरूरी है। क्यों ये समझा रहा हूं? क्योंकि आगे हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई में अगर हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसकी अगर जानकारी हमें नहीं होगी तो हम लड़ाई किसके विरोध में लड़ेंगे? तो जब वो ब्राह्मणों का झूठा पकड़ा गया कि दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, सिर्फ भारत में जाति है, तो ब्राह्मणों को लगा कि अब हमारा झूठ पकड़ा गया। तो ब्राह्मणों ने दूसरी बात बताई, कर्म से जाति बनी। कर्म का मतलब क्या है? कि जो काम आदमी करता है उसे कर्म कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया, चमड़े का काम करना उसका कर्म है। जो कपड़े सिलाता है उसको दर्जी कहा गया, जो मटके बनाता है उसको कुम्हार या प्रजापति कहा गया। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने प्रचार किया, कर्म से जाति बनी। अब ये भी हम लोग चेक करके देखते हैं क्या सही में कर्म से जाति बनी? दुनिया में भी कर्म होते हैं। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके का पानी पीने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में कुम्हार या प्रजापति नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, पहनने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में भी दर्जी नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, चप्पल सिलाने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में भी चमार नाम की जाति नहीं है। 6500 जातियां है। समझाने के लिए 2-3 उदाहरण दिया। ये जो बात प्रचार में लाई कि कर्म से जाति बनी, दुनिया में भी कर्म होते हैं, फिर दुनिया में कर्म के आधार पर जाति क्यों नहीं बनी, भारत में ही क्यों बनी? इसका मतलब कर्म से भी जाति नहीं बनी। मतलब भगवान ने भी जाति नहीं बनाई, कर्म से भी जाति नहीं बनी, तो फिर जाति बनाई किसने और बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था, ये समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। क्या मकसद था जाति बनाने का?
साथियों, जाति काय में होती है तो जाति जानवरों में होती है। जानवरों में जाति होती है। जैसे घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है। ये है जानवरों में जाति। घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। ये है जानवरों में जाति। अब इंसान को चेक करते हैं। ये इंसान मतलब जो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी व्यवस्था बनाई थी, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, आदिवासी के घर में भी इंसान ही पैदा होता है। लेकिन घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। ये जानवरों में जाति व्यवस्था है, इंसानों में जाति व्यवस्था नहीं है। फिर आखिरकार जानवरों सरीका जो जाति है वो इंसानों में क्यों निर्माण करती है? मैं देश भर घूमता हूं और देश भर में लोगों को एक उदाहरण बताता हूं जाति के रेफरेंस में। जानवरों के आकार, प्रकार, आवाज से आप पहचानते हो कि ये किस जाति का जानवर है। पहचानते या नहीं? हम लोग आदिवासी हूं इसलिए जानता हूं। जानवर के आवाज से हम लोग पहचानते हैं कि ये किस जाति का जानवर है। लेकिन क्या इंसान के आवाज से कोई बताएगा कि ये किस जाति का इंसान है? नहीं बता सकता। इतना ही नहीं तो जानवर के टट्टी से पता चलता है कि ये किस जानवर की टट्टी है, लेकिन इंसान के टट्टी से पता नहीं चलता कि ये किस इंसान की मतलब किस जाति की टट्टी है। आखिरकार इतनी जाति व्यवस्था हमारे बीच में क्यों निर्माण की, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं समझेंगे तो हमें धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं मिल रहा है, तब तक खेल समझ में नहीं आएगा। साथियों, इस देश में जब सम्राट अशोक का नाती भद्रक की हत्या जब पुष्यमित्र शुंग ने की, उसके बाद में भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। इसका मतलब जाति भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि जाति कर्म से भी नहीं बनी। तो इस देश में अगर जाति किसी ने बनाई है तो वो जाति बनाई 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने। आखिरकार उनको जाति बनाना क्यों पड़ा? एक सिद्धांत आपको मैं बताता हूं। जिनकी संख्या 3.5% है वो लोग गांव का सरपंच नहीं चुन सकते, आज देश पर राज कर रहे हैं। दुनिया का मौलिक सिद्धांत है कि दुनिया में कोई भी अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में 3.5% अल्पसंख्य लोग इस देश के बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। उसका अगर मौलिक कारण अगर कोई है तो वो मौलिक कारण ये है कि वो लोग 2 षड्यंत्र करते हैं। पहला षड्यंत्र विभाजन और दूसरा षड्यंत्र साथियों अज्ञानता। विभाजन से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। आदिवासियों में 801 जातियां हैं, 801 जातियां हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। 82 धर्म आदिवासियों में है, 82 धर्म आदिवासियों के इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। विभाजन उनका सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को तोड़ना होगा और एक दूसरे का मंच हम लोगों को साझा करना होगा, शेयर करना होगा, सोशल अलायंस करना होगा, रिलीजियस अलायंस करना होगा। दूसरा कारण है अज्ञानता। अज्ञानता से 3.5% अल्पसंख्य विदेशी लोगों का षड्यंत्र समझ में नहीं आता। अज्ञानता से उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आता और इस आदिवासी समाज को हजारों साल से ज्ञान
विज्ञान, शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से हजारों साल से वंचित रखा। जिस समाज के पास अभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, जानकारी के स्रोत नहीं, उस समाज को हजारों साल से शिक्षा से वंचित रखा। ऐसे ये 3.5% अल्पसंख्यक जो विदेशी लोग हैं, जो इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं, ये समाज व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। समाज व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। ब्राह्मण सबसे ऊपर और हर जाति में गर्वभाव भरा दिया। यहाँ पे पूर्व में एक वक्ता आकर बोलकर गए कि ये सरना प्रार्थना सभा जो है ये सिर्फ उराव लोग लेते हैं। गलत बात है, गलत बात है। 32 राज्य घुमा हूं, 450 से ज्यादा जिला में कार्यक्रम हुए हैं फिजिकली, ऑनलाइन नहीं, मोबाइल पर, फिजिकली। 19 साल हो रहे हैं समाज में काम कर रहा हूं, मुझे मालूम है सरना धर्म कहां कहां पहुंचा हुआ है। और कोई एक जाति ये धर्म नहीं मानती, बहुसंख्यक लोग ये धर्म मानती है। लेकिन जो ब्राह्मणों ने समाज व्यवस्था बनाई, उस समाज व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था बनाई, उस जाति व्यवस्था में ग्रेडेड इनइक्वालिटी मतलब उच्च नीचता निर्माण कर दी। हर जाति को लगता है कि मेरी जाति उस जाति से ऊंची है, लेकिन ब्राह्मण सबसे ऊपर है, किसी के ध्यान में आता ही नहीं। हम इधर ही कबड्डी खेलते रहते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। ये समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं शासन व्यवस्था का। यह है विधेयपालिका, जो आप विधायक और सांसद चुनकर भेजते हैं, ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं, ये पार्लियामेंट में बिल पारित कर सकते हैं, ये सरना धर्म कोड ये दे सकते हैं, ये पार्लियामेंट, ये जिनको हम चुन कर देते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि है, ये दे सकते हैं ये। लेकिन तथाकथित आजादी के 78 साल में 55 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया और 23 साल बीजेपी ने राज किया। जब मैं कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेता हूं इस मंच से, तो कुछ लोगों को लगेगा ये राजनीतिक आदमी है। बिल्कुल नहीं, मैं सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा, उल्टे ये लोग डरते हैं मुझे। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं और ना ही इंटरेस्टेड हूं। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हम एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका जब तक इतिहास बताऊंगा नहीं तो खेल समझ में आएगा नहीं। दो ही पार्टियों ने राज किया। आज राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। दो ही पार्टियों ने राज किया। कांग्रेस किसने बनाई? चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, ब्राह्मण। बीजेपी किसने बनाई? अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, उपाध्याय, ब्राह्मण। व्यवस्था समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। मतलब विधेयपालिका एक जाति के नियंत्रण में, कार्यपालिका, अब विधेयपालिका में भी बिल पारित हुआ, कार्यपालिका में आया। अब कार्यपालिका, ये कार्यपालिका में आईएएस अधिकारी होते हैं। 82% आईएएस अधिकारी एक जाति ब्राह्मण के, ये भी उनके नियंत्रण में चला गया। तीसरा पिलर है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के 90% जज, 99% जज एक जात ब्राह्मणों के। हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, उनमें से एससी ओबीसी माइनॉरिटी के 582 जज है। मतलब एक जात ब्राह्मणों के 582 जज, 600 में से 582 जज एक जात ब्राह्मणों के, और 18 जज हाईकोर्ट के, एससी ओबीसी मतलब आदिवासी का अभी तक हाईकोर्ट का जज भी नहीं है। मतलब ये न्यायपालिका भी एक जाति के नियंत्रण में चला गया।
कि 600 में से 582 इनके हैं। फिर चौथा फिगर है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल उनके, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर उनके, ट्रेडिशनल मीडिया में सारे महाराज उनके, वोकल मीडिया में उनके प्रचारक घूम रहे हैं। 3.5% भारत में ब्राह्मण है, उनकी बोली भाषा संस्कृत है, उनको मान्यता है। लेकिन हम 7.5% आदिवासी जो बोली भाषा बोलते हैं, वोकल बोली भाषा जो बोलते हैं, हमारी बोली भाषा को मान्यता नहीं है। 3.5% ब्राह्मणों के ब्राह्मण धर्म को मान्यता है, लेकिन हम 7.5% आदिवासी भारत में निवास करते हैं, हमारे धर्म को मान्यता नहीं है। 3.5% ब्राह्मणों के ब्राह्मण धर्म को मान्यता है, लेकिन हमारे धर्म को मान्यता नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों है? इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। इसीलिए एक उदाहरण देता हूं। अभी एक यूजीसी का कानून आया तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब यूजीसी का कानून आया, ब्राह्मण लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी लागू नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूजीसी में पहले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, मतलब जातिगत भेदभाव जो होता था, उसमें एससी और एसटी था। अब यूजीसी में ओबीसी को भी ऐड किया एससी और एसटी के साथ में। तो ब्राह्मणों को लगा, क्योंकि ओबीसी का हिंदू के नाम पर ब्राह्मण बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था, चाहे वो एससी एसटी के विरोध में क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमानों के विरोध में क्यों ना हो, चाहे हिंदू मुसलमान के फसाद के विरोध में क्यों ना हो, इस्तेमाल करता था। 3.5% ब्राह्मण संख्या के आधार पर बहुसंख्य हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो हिंदू नाम का मुखवटा लाता है और एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाता है। आदिवासी हिंदू नहीं है। कल मैं दादा वीरेंद्र दादाजी की कल मैंने तस्वीर देखी, तब मुझे समझ में आया कि मैं इनको मिल चुका हूं। अगर आज वे जीवित होते तो जरूर उनसे मिलता और बहुत कुछ बातें मैं चर्चा करता, शेयर करता। ये बहुत बड़ी उन्होंने पहल की कि जो लोग आदिवासियों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र इस देश में कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल की और इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि स्वर्ण पन्नों में इनका नाम लिखा जाएगा। और मैं जहां जहां जाऊंगा देश में, जिस भी कोने में जाऊंगा, जरूर उनका नाम बोलूंगा कि सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण धर्म को लात मारी और हम आदिवासियों के लिए सरना धर्म दिया। साला तेरा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म में उच्च नीचता हो। ऐसे ही सरना धर्म नहीं आया है। अगर ब्राह्मण धर्म अच्छा होता तो लोग अलग अलग धर्म क्यों मनाते? जिस धर्म में उच्च नीचता है, वो दादा को समझ में आई थी ये बात कि इससे हमारा समाज गुलाम होने वाला है। हमारे समाज के साथ हिंदू के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये प्राकृतिक धर्म, नया धर्म एक आदिवासी समाज के सामने रखा जिसका नाम है सरना धर्म। इसलिए साथियों कि 3.5% ब्राह्मण संख्या के आधार पर किसी गांव का सरपंच नहीं बन सकता। वो देश पर राज कर रहा है। कैसे? वो आदिवासी को हिंदू बनाता है, एससी को हिंदू बनाता है, ओबीसी को हिंदू बनाता है, मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर देता है। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी हिंदू बन जाते हैं, वैसे ही ये 3.5% ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाता है। और जैसे ही ये बहुसंख्य बन जाता है, तब हम लोगों को कहता है गर्व से कहो
हिंदू हैं और हम आदिवासी हिंदू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, उसके 16 जजमेंट मेरे पास है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब यूजीसी में जैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में एससी एसटी के साथ में जैसे ही ओबीसी को जोड़ा यूजीसी ने, वैसे ही 3.5% ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हिंदू से अगर ओबीसी कट जाएगा तो हमारा आंकड़ा कम हो जाएगा, तो इस्तेमाल करना संभव नहीं है। अब आदिवासी भी 7.5% आदिवासी पूरे देश भर में हिंदू कोड बिल मांग रहे हैं, धर्म कोड बिल मांग रहे हैं, धर्म कोड कॉलम मांग रहे हैं। अगर इनको भी अगर अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए तो ये भी 7.5% आंकड़ा कम हो जाएगा। इस डर की वजह से वो लोग हम लोगों को धर्म कोड कॉलम नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि धर्म कोड कॉलम न देने का क्या षड्यंत्र है कि अगर आदिवासी को अगर अलग धर्म कोड कॉलम मिल जाए तो जिस षड्यंत्र के तहत 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बने हुए हैं, उनका आंकड़ा कम हो जाएगा, ये डर उनके मन में है। इसीलिए जो समाज व्यवस्था और जो शासन व्यवस्था 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, इसीलिए वो लोग हम लोगों को साथियों धर्म कोड कॉलम देने से नकार रहे हैं। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना होगा। हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू का अर्थ सुनेंगे तो दूसरे ही दिन जो मानने वाले लोग हैं वो भी भूल जाएंगे। हिंदू ये मोगलों ने दी हुई गाली है, और जो अर्थ मैं बताऊंगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ शासन ने पत्र निकाल कर बता दिया कि हिंदू का अर्थ क्या है। हिंदू ये मोगलों ने दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है लुटेरा, डाकू, लुच्चा, ऐसा हिंदू का अर्थ होता है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर धर्म कोड कॉलम अगर हम लोगों को चाहिए तो आदिवासियों में 82 धर्म जो प्राकृतिक धर्म है, जो हमारे 801 जाति के आदिवासी लोग मानते हैं, हालांकि आदिवासी में जाति नहीं है, आदिवासी में टोटम है, और इस टोटम को जाति में कन्वर्ट कर दिया है। इसीलिए समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जो 82 धर्म जो हमारे प्राकृतिक धर्म है, प्राकृतिक पूजक है, ये जो 82 धर्म के लोग हैं, अगर पूरे देश भर में एक ट्राइबल रिलीजन अलायंस अगर तैयार करते हैं और 82 लोग अगर एक मंच पर आते हैं और एक मंच पर आकर केंद्र सरकार से ये हम फाइट अगर संवैधानिक तरीके से करते हैं कि हम लोगों को एक अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए, अरे नहीं भरा हुआ तो कम से कम खाली तो दो, लिखेंगे उसमें हम लोग अपना धर्म, खाली तो दो, लेकिन दो तो सही। इसलिए हम लोगों को पूरे देश भर में एक बृहद अभियान चलाने की जरूरत है, बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है कि धर्म कोड कॉलम अगर हम लोगों को चाहिए तो हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, और इसके लिए सोशल अलायंस करने होंगे। जो आदिवासियों में करीबन 35,000 संगठन है, रिलीजन अलायंस करना होगा। जो आदिवासियों में 82 धर्म है प्रकृति पूजक, और मिलजुल कर ये फाइट हम लोगों को करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना है संवैधानिक तरीके से। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में राजे रजवाड़े पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए, महानायिका पैदा हुए, गणनायिका पैदा हुए, 1250 लड़ाइयां हमारे लोगों ने लड़ी। भारत में आदिवासी ही ऐसी एक कौम है जो अभी तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुई, इतनी ईमानदार कौम है।
आर्य भारत में आए जो वर्तमान के ब्राह्मण हैं, उनके सामने हमने सरेंडर नहीं किया, लड़े। मुगल आए, 650 साल राज किया, उनके भी सामने किसी आदिवासी क्रांतिकारी ने सरेंडर नहीं किया। अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने भी करीबन 129 साल इस देश पर राज किया। अंग्रेजों के साथ में भी हमारे लोगों ने फाइट की, लेकिन कभी हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया। इसीलिए ये ईमानदार और लड़ाकू कौम है आदिवासी कौम, जो किसी के सामने हम लोग सरेंडर करने वाले नहीं है और ना ही भविष्य में भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से हम लोगों को ये लड़ाई सोच समझकर हम लोगों को लड़नी होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि धर्म कोड कॉलम की तो लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन धर्म जीवित कब रहेगा? जब आदिवासी सुरक्षित रहेगा तब ना धर्म सुरक्षित रहेगा। आदिवासी ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो धर्म कहां से सुरक्षित रहेगा? अगर आदिवासी ही जीवित नहीं रहेगा, आज की डेट में बंदूक की नोक पर आदिवासी है, जहां वहां आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है। जो आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, जल जंगल जमीन का मालक है, और आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 89 प्रकार के धातु है। सोने है, चांदी है, हीरे है, ज्वार है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ये जो एरोप्लेन विमान जो उड़ता है, ये पेट्रोल डीजल से नहीं यूरेनियम से उड़ता है, और ये यूरेनियम हम आदिवासियों के जमीन से जाता है। हम सिर्फ दूर से विमान देखते हैं, लेकिन विमान में बैठने का हमें मौका नहीं मिलता। इस देश के जितने भी पूंजीपति हैं, टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी, अडानी, इन्होंने सैटेलाइट सर्वे किए और सैटेलाइट सर्वे करके इनको जानकारी मिली, केंद्र सरकार को जानकारी मिली कि ये जो जमीन के अंदर जो धातु है, 89 प्रकार के धातु, ये धातु कैसे निकाला जाए। 89 प्रकार की धातु है। इस धातु की कीमत वर्तमान में करीबन 90,000 लाख करोड़ होंगे। 90,000 लाख करोड़। हम जीरो भी नहीं लगा पाएंगे, इतने करोड़ के मालिक हम आदिवासी हैं। संविधान क्या कहता है कि इतने करोड़ के मालिक आदिवासी हैं। आज हम लोग लाचार बने हुए, हर प्रकार की हम लोग मांग कर रहे हैं, हमको लाचार बनाया गया है। तो जो सैटेलाइट सर्वे किए, वो सैटेलाइट सर्वे से पता चला कि ये धातु आदिवासियों के जमीन के अंदर है, तो कैसे निकाला जाए? क्योंकि आदिवासी जब तक उस एरिया में है धातु निकाल नहीं सकते, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची दी है। 5वीं अनुसूची में स्वशासन का अधिकार है, सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार है, और उसमें धारा 5(2) में लिखा हुआ है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। वैसे ही CNT और SPT एक्ट में भी लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो पूंजीपतियों के सामने और इस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सामने सवाल खड़ा हुआ कि धातु कैसे निकाला जाए। अगर आदिवासी वहां पर रहेगा तो धातु कैसे निकाला जाए? तो धातु निकालने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, और सबसे पहला प्लान बनाया कि पहले आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर विस्थापित किया जाए, और वो विस्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत अलग अलग कानून बनाए। 2005 में उन्होंने सेज लाया, 2006 में उन्होंने वन अधिनियम कानून लाया, 2014 में उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाया, और इन कानून के माध्यम से वो लोग आदिवासियों को
पुनर्वसन के नाम पर, नदी प्रकल्प के नाम पर, धरण प्रकल्प के नाम पर, गेंडा प्रकल्प के नाम पर, बाघ प्रकल्प के नाम पर एंड रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर वो लोग विस्थापित कर रहे हैं। ये पहला काम वो लोग कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको वो लोग नक्सलवादी करके मार रहे हैं। जैसे हिडमा जी, हमारे क्रांतिकारी शहीद हिडमा जी, मैं उनको क्रांतिकारी शहीद हिडमा कहता हूं। केंद्र सरकार उसको नक्सलवादी कहते हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं ये बोल रहा हूं, मेरे ऊपर केस करो। आप नक्सलवादी कहते हो, सरकार के विरोध में जाकर बोल रहा हूं। शहीद है हमारे हिडमा, मेरे ऊपर केस करो। जिनको आप नक्सलवादी कहते हो उनको मैं शहीद कर रहा हूं, शहीद कह रहा हूं। क्यों ये कह रहा हूं? आज हिडमा जी की मौत हुई, हमारे क्रांतिकारी हिडमा माडवी की आज मौत हुई, और दूसरे ही दिन अडानी ने वहां पर बुलडोजर चढ़ा दिया, पेड़ पौधे काट दिए, जंगल काटना शुरू किया। अगर आप नक्सलवाद को खत्म करना चाहते हो, हम भी समर्थन में हैं। हम नक्सलवाद के कोई समर्थक नहीं है, हम भी चाहते हैं इस देश में नक्सलवाद खत्म हो। तो फिर हिडमा माडवी मारने के दूसरी, हिडमा माडवी को शहीद करने के दूसरे ही दिन फिर आपने बुलडोजर क्यों चढ़ाया, जंगल क्यों काटा? हाँ, अगर आपको नक्सलवाद खत्म करना ही अगर आपका मकसद था तो फिर आपने जंगल काटना क्यों शुरू किया? इसका मतलब क्रांतिकारी हिडमा को मारना आपके पीछे का जो मकसद है, जो षड्यंत्र है, वो क्या था? वहां का जल जंगल जमीन पर कब्जा करना। मतलब अंदर आप एक उद्देश्य रखोगे, जल जंगल जमीन पर कब्जा करना, और कहोगे नक्सलवाद को हम खत्म करना चाहते हैं। इसलिए साथियों कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी है। जब तक आदिवासी आदिवासी रहेगा तब तक कोई भी सरकार हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आदिवासियों की पहचान खत्म करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम लाया। वो कार्यक्रम का नाम क्या है? वो कार्यक्रम का नाम है वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासियों को इस देश में हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। दूसरा एक कार्यक्रम बनाया, जनजाति सुरक्षा मंच, ये छत्तीसगढ़ में बनाया, और इसके भी माध्यम से आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आदिवासी हिंदू बन जाएगा तो आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी। जो बात आपको बताई जा रही है, इतनी गंभीर बात है, पहचान खत्म जाएगी। जब आदिवासी आदिवासी ही नहीं रहेगा तो जल जंगल जमीन बेहतरीन तरीके से छीन सकते। दूसरा जो शेड्यूल एरिया है, अनुसूची 5 इस देश में 10 राज्य में लागू है, जिसमें आपका झारखंड भी आता है। झारखंड में 24 जिला है, और जिस रांची जिला में मैं बात कर रहा हूं, ये रांची जिला भी शेड्यूल एरिया में है। अब ये शेड्यूल एरिया है। अब यहाँ की जल जंगल जमीन छीननी है, तो उन्होंने प्लान बनाया, यहाँ के आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर विस्थापित किया और नॉन शेड्यूल एरिया में डाल दिया, और जो शेड्यूल एरिया था वो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन गया। इसका मतलब क्या है कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनने के लिए शेड्यूल एरिया भी इस देश में खत्म किया जा रहा है। इस बात को, इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग समझेंगे नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए साथियों, संविधान में जो हम लोगों को आर्टिकल 201 में जो अधिकार 244(1) में जो 5वीं अनुसूची हमको मिली, वो 5वीं अनुसूची क्या कहती है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हम लोगों को कितना पावर है। वो 5वीं अनुसूची स्वशासन का अधिकार कहती है। स्वशासन का मतलब क्या है? आदिवासियों का खुद का शासन। क्यों? जब भारत सरकार है, केंद्र सरकार है,
तो हमारा कौन सा अलग शासन होगा? तो अलग शासन कैसे होगा ये समझना जरूरी है। जैसे ये केंद्र सरकार है उसी प्रकार से आदिवासियों की भी एक अलग सरकार होगी। कैसे? हमें केंद्र सरकार से, हमें भारत सरकार से, हम आदिवासियों को 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। तो आदिवासी अपना राज खुद निर्माण कर सकता है, ऐसी व्यवस्था संविधान में आर्टिकल 244(1) में दी है कि हमें भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, हम आदिवासी अपना राज खुद निर्माण कर सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार के गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, उसी प्रकार से अगर हम आदिवासियों का अगर स्वशासन लागू होगा इस देश में, तो हमारे भी गाड़ियों पर स्वशासन लिखा होगा। स्वशासन का मतलब क्या है? जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, उसमें धारा 3 दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में। धारा 3 ये प्रशासन का अधिकार है। अब प्रशासन कैसे? जैसे केंद्र सरकार का प्रशासन है, मतलब कलेक्ट्री से लेकर चपरासी तक, और एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट मतलब जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वो है प्रशासन। उसी प्रकार से अगर हमारा स्वशासन अगर इस देश में लागू होता, अमल में लाता, तो आदिवासियों के भी प्रशासन होते। हम लोग खुद का शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अलग अलग विभाग हम हमारे बनाते। हमें केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, किसी सरकार के नौकरी की जरूरत नहीं है। तो हमारे ही प्रशासन में हम आदिवासियों को नौकरी मिलती। स्वशासन में हमें भारत सरकार के नौकरी की भी जरूरत नहीं होती, जो बात आपको बताई जा रही है। साथियों, प्रशासन कैसे होता है ये समझना जरूरी है कि जैसे रांची जिला है, रांची जिला में कलेक्टर 1 होगा। अगर मान लीजिए 5वीं अनुसूची अगर अमल में आती तो रांची जिला में कलेक्टर 1 होता, लेकिन सीओ 2 होते, जो जिला परिषद का हेड होता है। सीओ 2 होते, एक सीओ आदिवासी का होता और दूसरा जो सीओ है वो सीओ जनरल के लिए होता, मतलब एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए। लेकिन एक जो सीओ होता वो स्पेशल और स्पेशल आदिवासियों के लिए होता। जिला परिषद में 2 टेबल होते। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब ये प्रशासन चलाएगा कौन? जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, देश चलाने के लिए अगर आदिवासियों की 5वीं अनुसूची अमल में आती, लागू तो 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन अगर अमल में आती तो क्या होता? तो प्रशासन हमारा कैसे होता? जो आपको मैंने बताया कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट का निर्माण करते हमारे कल्याण एवं विकास के लिए। अब ये चलाता कौन? सवाल खड़ा हुआ, ये चलाता कौन? तो इसके लिए धारा 4(1) बनाई गई और धारा 4(1) में अधिकार दिया कि जनजाति सलाहकार परिषद होगी। जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी। और धारा 4(2) में ये जो जनजाति सलाहकार परिषद है और जो आदिवासी पंचायत है, मतलब 2 लोगों को अधिकार दिया कि जनजाति सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत जो है ये प्रशासन चलाएगी और ये केवल और केवल मात्र आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगी। इतना 5वीं अनुसूची में मौलिक अधिकार साथियों दिया हुआ है, जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। धारा 5(2) में आपको मैंने बताया आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते और खरीदने के लिए वो बड़े बड़े कानून बना रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। दूसरी बात मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं कि आदिवासियों में अगर झगड़ा होता है तो वो झगड़ा किसी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, किसी कोर्ट नहीं जाएगा, ना हाई कोर्ट जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो आदिवासी पंचायत उसको सुलझाएगी। इतना मौलिक अधिकार दिया हुआ है। हमारे स्वशासन में 2 बातें आपको बताऊंगा, आप समझ में आएंगे कितना पावर हम लोगों को है।
हमारे स्वशासन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। हमारे स्वशासन में अगर विधानसभा और लोकसभा अगर कोई कानून बनाती है और वो अगर आदिवासी के हित एवं कल्याण के लिए अगर नहीं है तो वो कानून हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होगा। जो बात आपको बताई जा रही है, तो आप सोचेंगे कि जब पुलिस वालों को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, कोर्ट को नहीं है, राज्य सरकार को नहीं है, केंद्र सरकार को नहीं है, तो फिर हस्तक्षेप कौन करेगा और ये किसके अधीन होगा? तो हमारे क्षेत्र में सिर्फ राज्य का राज्यपाल और देश का राष्ट्रपति, ये दो ही लोगों के अधिकार के अधीन ये स्वशासन इस देश में अमल में आता। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे ये बात बतानी पड़ रही है कि तथाकथित आजादी के 78 साल बाद भी आज भी आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची अभी तक अमल में नहीं आई है। जो बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक अमल में नहीं आई है 5वीं अनुसूची। इसलिए साथियों, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी स्वशासन चलाने के लिए, कोई भी प्रशासन चलाने के लिए पैसा लगता है। और मैंने पहले ही आपको कहा कि हम आदिवासियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। हम आदिवासी अपना राज खुद चलाएंगे। तो बगैर राज से, बगैर पैसों से आदिवासियों का प्रशासन चलने वाला नहीं है। फिर ये पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कहां से आएगा? इसीलिए फिर आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची बनाई गई और 6वीं अनुसूची में पावर दिया कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। और जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उन 90 प्रकार के धातु है जिसकी कीमत 90,000 लाख करोड़ है, जो पूर्व में आपको मैंने बताई। और ये धातु ना मुख्यमंत्री, ना देश का प्रधानमंत्री निकाल सकता है, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार निकाल सकती है। लेकिन सर्रास हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन की आज लूट हो रही है। तो ये पैसा कहां से आएगा? जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आएगा ये जल जंगल जमीन से, जो हम लोगों को मालकियत का अधिकार देती है। अगर सरकार को अगर ये धातु निकालना है तो सरकार 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी, एक जनजाति सलाहकार परिषद और दूसरी आदिवासी पंचायत। अगर जनजाति सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत ने अगर परमिशन दी तो सरकार धातु निकाल सकती है। लेकिन सरकार को रॉयल्टी देनी होगी और वो रॉयल्टी भारत के सरकार के किसी भी बैंक में जमा नहीं होगी। तो हम आदिवासियों की हर जिला में बैंक होगी, जिस बैंक का नाम होगा DAC। जैसे SBI होता है, BOI होता है, BOB होता है, वैसे आदिवासियों की सेपरेट बैंक होगी जिसका नाम होगा DAC, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, जिला स्वायत्त समिति। ये हर जिला में होगी और जो रॉयल्टी मिलेगी वो रॉयल्टी इस DAC में जमा होगी और उस आधार पर फिर आदिवासी अपना शासन और प्रशासन चलाएगा। हमारे क्षेत्र में बाहरी कंपनी वाला कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। उसको अगर प्रोडक्ट बेचना है तो 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी, और एक है जिला जनजाति सलाहकार परिषद और दूसरी आदिवासी पंचायत। अगर ये 2 लोगों ने परमिशन दी तो वो प्रोडक्ट अपने एरिया में बेच सकता है, लेकिन उसको रॉयल्टी देनी होगी और वो रॉयल्टी भी DAC में जमा होगी। और जमा हुई जो रॉयल्टी है उसके आधार पर इस देश में शासन और प्रशासन शुरू होगा। इतना मौलिक अधिकार आदिवासियों को दिया है। ना ये अधिकार शेड्यूल कास्ट को है, ना ये OBC को है, ना ये माइनॉरिटी को है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने संविधान के द्वारा आदिवासियों के लिए संविधान में और एक संविधान बाबा साहब ने लिखा और ये मौलिक अधिकार साथियों हम लोगों को दिए। लेकिन ये अभी तक
अमल में ना होने की वजह से ये सारा सत्यानाश हो रहा है। इसीलिए इस मंच के माध्यम से जो आज सरना प्रार्थना सभा का यहाँ पे जो आयोजन किया गया, इस सभा के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। ये संदेश सिर्फ आप ही लोगों को नहीं है, तो ये संदेश भारत के समस्त आदिवासियों के लिए है कि आज से और अभी से हम लोगों को गांव-गांव में ग्राम सभाओं का, पारंपरिक ग्राम सभाओं का गठन करना शुरू करना होगा। ये रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट है ग्राम सभा। पारंपरिक ग्राम सभाओं का गठन करना होगा। ये ग्राम सभा सर्वोच्च सभा है, पार्लियामेंट से भी ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। अगर ग्राम सभाओं का अगर गठन होता है, ये रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट है, तो इससे हम अपने अधिकार भी बचा सकते हैं और पारंपरिक ग्राम सभाओं के द्वारा हम प्रस्ताव बना सकते हैं कि हमें अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए। इलाज बता रहा, पहला इलाज बताया ट्राइबल रिलीजन अलायंस, 82 धर्म को एक मंच पर लाना होगा। दूसरा इलाज बता रहा हूं, पारंपरिक ग्राम सभा का अगर गठन करते हैं, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है और इस ग्राम सभा के द्वारा गांव-गांव से अगर हम लोग प्रस्ताव जनरेट करते हैं कि हम आदिवासियों को, हम प्रकृति पूजक है, हम आकृति पूजक नहीं है, तो हम आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए। ऐसे भारत में 7,20,000 गांव है। अगर मान लीजिए 1,00,000 गांव से भी अगर ऐसा अभियान हम लोगों ने चलाया, तो किसी की मजाल नहीं कि हम लोगों को धर्म कोड कॉलम मिले। तो ये आज से और अभी से हम लोगों को ग्राम सभाओं का गठन करना होगा। आप अपने अधिकार अगर बचाना चाहते हो, संवैधानिक अधिकार बचाना चाहते हो, जल जंगल जमीन अगर बचाना चाहते हो, अपने प्रियों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, तो पारंपरिक ग्राम सभा का हम लोगों को गठन करना होगा। एकमात्र विकल्प है। देश भर में हम लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय आदिवासी शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति और राष्ट्रीय आदिवासी स्वायत्त परिषद, हम लोग पूरे देश भर में लगे हुए हैं इस काम के लिए कि आने वाले दिनों में गांव-गांव में पारंपरिक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। क्योंकि अगर पारंपरिक ग्राम सभा का गठन करते हो, तो हमारे क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति को या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। हम हमारी अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। इस बात को साथियों हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। मुझे 1 घंटे का समय दिया था, 5:10 हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि शायद मैंने ये स्पीच 4:09 में शुरू की थी, तो मेरा 1 घंटे का समय समाप्त हो चुका है। साथियों, पूरे देश भर में हम लोगों को मजबूती से संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और संगठित शक्ति से हम लोग हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक क्यों ना हो, चाहे वो शैक्षणिक क्यों ना हो, चाहे वो धार्मिक क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक क्यों ना हो। हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। एकमात्र विकल्प है। नहीं तो हमारे 47 सांसद है, 487 विधायक है, होने के बावजूद भी छोटा सा मुद्दा है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, छोटा सा मुद्दा है भाई, हमारा ये कॉलम ऐड कर दो। 47 सांसद है, 487 विधायक है पूरे देश भर में, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। छोटा सा मुद्दा है, जैसे सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान, हिंदू, इनका है ना कॉलम, बस एक आदिवासी का कॉलम ऐड कर देना है और ये प्रस्ताव जो है 47 सांसदों ने संसद में रखना है और 487 विधायकों ने विधानसभा में रखना है। तो प्रेम कुमार गेड़ाम को बोलने की जरूरत है नहीं है? देश भर में चिल्लाने की हमें जरूरत है क्या? नहीं है। हमने आपको चुनकर भेजा, बस हमारा ये प्रस्ताव आप जो है विधानसभा और संसद में रख दो, एक अलग धर्म कोड कॉलम दो। हम तो ये बोल रहे भरा हुआ मत दो, खाली दो,
हम लिखेंगे क्या लिखना है। इसलिए साथियों इस बात को हम लोगों को जानना और समझने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों को मैंने व्यवस्था समझाई कि इस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को डर है। किस चीज का डर है? कि अगर जिन आदिवासियों को वो लोग हिंदू बनाकर रखे हुए हैं, उनको डर है कि अगर इनको अलग धर्म कोड कॉलम अगर दिया जाए तो 7.5% आंकड़ा कम हो जाएगा। ये डर इस देश के मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना होगा और आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय सेवा, सेवा जोहार, जय धर्म, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा प्रेम कुमार गेडाम, जो कि महाराष्ट्र से चल के आए और झारखंड में यहाँ आदिवासी को जगाने के काम किए।